ये भेदभाव खत्म नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ कि जब तक जाति व्यवस्था, जब तक आरक्षण रहेगा तब तक। अच्छा, सबसे ज्यादा लबरेज मांडू के आसपास के क्षेत्र है खनिज संपदाओं से झारखंड में, फिर भी पीछे क्या कारण मानते हैं? और दूसरा सवाल यही पे आता है कि आप जैसे कई राजनीतिक यहाँ आए होंगे, उतरे होंगे मैदान में, कई वायदे किए होंगे, आप पे क्यों लोग भरोसा करें? ऐसे वायदे जो भी आप इमोशनल होकर के, भावुकतापूर्वक लोगों से मिल करके, मुलाकात करके, घर घर जाके लोगों का जुटान कर रहे हैं, वोटों में कितनी तब्दीली होगी लोगों की, क्या लगता है? क्यों वादा पर भरोसा करें आप? देखिए, मांडू विधानसभा किसी एक परिवार का तो नहीं है, पिछले 40 साल से एक ही परिवार का है। यहाँ परिवारवाद जिसे बोलते हैं, पिछले 40 साल से एक ही घर में एक ही जगह है। और जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ तो वो पता चल रहा है कि सबका मनोबल टूट गया है। आपको आश्चर्य होगा कि मांडू विधानसभा में विधायक जी का चानों के अलावा कहीं ऑफिस नहीं है। अब ये बताइए कि चुरचु प्रखंड के लोग अगर अपनी समस्याएं लेके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर चानो जाना होगा तो आना जाना, और ये भी 2000 रुपये खर्च, और ये भी नहीं गारंटी कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है वो बहुत ख़राब है। और जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ तो उनमें एक उम्मीद की किरण दिख रही है, क्योंकि मैं वादा नहीं कर रहा हूँ उनसे। मैं उनका बेटा, उनका भाई बन के गया हूँ, इसलिए मैं देखा होगा आपने, ये मैं पहला राजनीतिक लड़का होऊंगा जो पहले गया अपनी बहनों के साथ राखी बंधवाया पहले, कि आप मुझे भाई मानो पहले, बाद में जनसेवा होगी। क्योंकि उससे मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाले ने इतनी शक्ति और ऊर्जा दी है कि मैं उन सब का सरकार से जो सहयोग और जो योजनाएं हैं मैं धरातल पे ला सकूंगा। धन्यवाद। सेवा नहीं करना चाहे अपनी सास का तो कभी कपार दर्द, कभी गोड़ दर्द, कभी पेट दर्द होने लगता है। तो जो जनता का एक्चुअली सेवा करना चाहता है और सरकार की योजनाएं जो हैं नीचे स्तर तक पहुंचाना चाहता है, अगर उसका मन सच्चा होगा तो आराम से पहुंच जाएगा। अभी मैं 2 महीने ही हुआ है, मुझे 2 महीने 4 दिन हुए हैं, और मुझे लगता है मैंने काफ़ी लोगों का काम किया है बिना राजनीतिक मेन स्ट्रीम में आए हुए। हमें करना कुछ नहीं होता है, बस योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना होता है, और उसके लिए समय चाहिए। शायद ये समय नहीं दे पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं लोगों के बीच में रहूँगा तो ये जो रोज़गार की समस्या है वो ऐसे धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी योजनाओं के माध्यम से। रहा कि युवाओं को रोज़गार, देखिए ये खनिज क्षेत्र है, और खनिज में प्राइवेट कंपनीज़ बहुत हैं यहाँ पर। आपके स्पंज आयरन बहुत कंपनीज़ है, पावर प्लांट्स हैं, छोटे मोटे उद्योग बहुत सारे हैं, कृषि क्षेत्र में हमारा बहुत अच्छा है। बस इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करवा देना है। और अगर ये ऑर्गेनाइज हो गया तो आप बता रहा हूँ कि रोज़गार मिलना बहुत बहुत आसान है। नीयत होनी चाहिए, बस नीयत ही का खेल है, नियत ही नहीं है। जी धन्यवाद। तो कपापन होती है, घरों में दरारें पड़ जाती है, उसकी बहुत शिकायत है। उसको लेकर के इनफैक्ट कल ही हम लोगों ने एक एप्लीकेशन तैयार किया है, और वो डीसी मैम को हम लोग सौंप रहे हैं और डीएमओ को सौंप रहे हैं कि इस ब्लास्ट को हम कैसे करें कि ये जो घर जो में दरारें जो पड़ रही हैं वो कम कैसे हो जाए, उसके पीछे विचार किया जाए। तो ये बात हमने कल एप्लीकेशन लिख करके डीसी मैम और डीएमओ के पास भेजा है, जो कि खासकर तापिन पंचायत की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो रोज़गार की बात है, जो स्थानीय नीति की बात है, कुछ ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं जो बाहर के लोगों को लेकर के काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि नियोजन डिपार्टमेंट जो है अभी फ़िलहाल पिछले 6 महीने से बहुत ही सक्रिय और बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है, और वो अपना फॉर्म भेज रही है लोगों के पास, हर फैक्ट्रीज़ के पास, कि आपके पास झारखंडी लोग कितने हैं, बाहर के लोग कितने हैं, स्थानीय लोग कितने हैं। तो कम से कम 6 महीने के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मतलब युद्ध स्तर पर ये काम हो रहा है। तो अगर ये काम कंटिन्यू रहा तो उम्मीद है कि 70 से 80%, 70% कम से कम स्थानीय लोगों को वहाँ नौकरी मिलेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सारे सवालों का एक ही जवाब है, नीयत अगर सही रहेगी तो आप योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे ला सकते हैं। जब नीयत ही नहीं है काम करने का तो कोई उपाय नहीं है। और रहा बात ये 3 टर्म से जीत रहे हैं, इसका मुख्य कारण आप और हम हैं।
जैसे बोलते हैं जैसा प्रजा वैसा राजा होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही अपने संवाद में कहा कि जब हम लोग अशिक्षित थे तो हमने नेता शिक्षित चुना था, आज हम शिक्षित हैं, नेता कैसे चुन रहे हैं। तो अगर जैसे मैं कहता हूँ कि एक बाप कभी माँ नहीं बन सकता, क्योंकि ममता लाना बाप के बस की बात नहीं है, वो माँ के अंदर ही डाला हुआ है ऊपर से। उसी तरह जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप शिक्षा का महत्व कैसे समझेंगे। आज युवाएं पत्रकार यहाँ बैठे हैं मेरे पास, आप मास जर्नलिज्म करके आए हैं, मास कम्युनिकेशन करके आए, कोई जर्नलिज्म करके आया, कोई क्या कर, कोई आईटी में काम करके आया है, आप पढ़ करके इस लाइन पे आए हैं, तो आप इसका मेहनत, इसका दर्द और इसका उन्नति सब जानते हैं। जो शिक्षित ही नहीं है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करेगा। संविधान का सा नहीं पता हो, न्याय का ना नहीं पता हो, वो कैसे आपके हक के लिए लड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि जब ज़रूरत मेरी मांडू विधानसभा की जनता को जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सादा कुर्ता पहन करके उनके हक के लिए लड़ूंगा, और जब न्याय की ज़रूरत पड़ेगी तो काला कोट पहन के उसके हाई कोर्ट में रहूँगा। अच्छा, क्या है आपके पास प्रतिबद्धता, क्या करना चाहते हैं उसके लिए? बाकायदा आपके पास जो डिग्री है सर, उससे आप तो अपने क्षेत्र में रह करके भी लोगों के लिए सेवा कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं, फिर राजनीति ही क्यों चुना? आपने बाकायदा पहले भी बताया इस चीज को, लेकिन इन तीनों मुद्दों को आपने यहाँ लिखा है, इसलिए ये प्रश्न मैंने पूछा आपसे। देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पर हम लोग जितने लोग हैं और इंसान हैं, अपने स्तर से कहीं ना कहीं भगवान खुदा ने आपको जितना कुछ दिया है अपने स्तर से लोगों का सेवा करते हैं आप। जैसे जो मुसलमान भाई यहाँ बैठे हैं वो ज़कात के रूप में गरीबों की मदद करते हैं, हमारे दूसरे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, SC भाई हैं, वो अपने कुछ पैसे, चंद पैसे गरीबों पे खर्च करते हैं, तो अपने स्तर से सब करते हैं। लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं तो ये दायरा बढ़ जाता है। राजनीति में आप पूरे मांडू विधानसभा का सेवा कर सकते हैं, अभी आप सिर्फ घर तक कर पा रहे हैं। राजनीति में आने से आप पूरे मांडू विधानसभा के लोगों का मदद कर सकते हैं, और अपने ही ज़रिए नहीं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, लाभ हैं, आप नीचे स्तर तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहला कारण यही है कि राजनीति आना ज़रूरी है, क्योंकि एक शिक्षित है हम, और सरकार की जितनी योजनाएं हैं और युवाओं की जितनी परेशानी है, सारा सॉल्यूशन आपके राजनीति में ही है। मैंने पहले भी बताया कि विधानसभा और राज्यसभा एक ऐसी जगह है, ऐसा मंदिर है जहाँ पर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना बजे घर घुसना है, कितना बजे घर से आना है, सारा कुछ, कितने को बिजली मिलेगी, कितने को मुफ्त मिलेगी, कितने को, सारा कुछ आपके बेसिक सुविधाएं विधानसभा के मंदिर में तय होता है। तो मैं समझता हूं कि हम युवाओं को सबसे पहले अगर करियर चुनना हो तो राजनीति ही चुननी चाहिए। एक सवाल और लास्ट अंतिम सवाल ले लेंगे जी। कि तापीन की बात हो, उत्तरी तापीन हो या दक्षिणी तापीन हो या तोपा हो, कोयला हो, चाहे आपके कुछ एरिया की मैं बात करूं, तो आखिरकार जब जमीन का सत्यापन कराना पड़ता है तो जो स्थानीय लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए, जिनके जोत आबाद में जो जमीन है, उसी को सत्यापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। फिर भी सत्यापन जमीन की नहीं हो पाती है, फिर वो CO के स्तर से कराना हो या फिर वो आपके डिस्ट्रिक्ट स्तर से कराना हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। इससे कैसे निजात मिल सकती है? क्योंकि मैं खुद भी कोयले के क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए ये समस्या सबसे मुख्य समस्या है आज के दिन में। सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं जितने भी पंचायत गया हूँ ना, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जमा बस्ती नहीं हो पाती है, विस्थापित को उसका हक नहीं मिलता है। और सर इसलिए ये हो रहा है क्योंकि लोग जागरूक नहीं है सर, और अगर जागरूक है तो ऐसे नेता और ऐसे प्रतिनिधि चुने हैं कि जो उनकी बात भी नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपको DC लेवल तक पहुंचने के लिए आम आदमी को किसी ना किसी का सहारा, सीढ़ी लेना पड़ता है, जैसे मुखिया का, वार्ड परिषद का, उसके बाद विधायक का, तब जाकर के DC तक बात पहुंचती है सर। और तो ये जो चैनल है सर, इसी चैनल में हमने ऐसे लोगों को चुना है जो आपके काम के लिए नियत नहीं रखता है सर। नहीं तो मैं बोलता हूँ नियम है, नियम ने सरकार ने बनाया है कि विस्थापित को ये लाभ होगा, प्रभावित को ये लाभ होगा, DFT फंड से ये काम होगा, DFT फंड से ये काम नहीं होगा, सब कुछ है सर। लेकिन क्या हो रहा है, नियत ही नहीं है काम करने का। तो रहती जमीन की अगर हम बात करें, गैर मजरूबा की बात करें, इन जमीनों में कई दफे ऐसा देखने को मिलता है कि जब वो अपने जमीन पे क्लेम करने के लिए जाता है SCCL के एरिया में, अपने अधिकार क्षेत्र में, तो पता चलता है कि मेरी जमीन में 10 साल पहले से ही कोई नौकरी कर रहा है। इस तरह की समस्या भी सामने आती है। बिल्कुल, आइए। तो इस दिशा में क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि आप युवा हैं और एक युवा को रोजगार की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में, पूरे देश की समस्या है बल्कि।
तो इस दिशा में कैसे कार्य कर पाएंगे? सर हमने एक टीम बनाई है अभी, खास करके ये जो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से 25 कोलवरी से आ चुकी, 25 या 26 कोलवरी से आ चुकी है कि ये जो ज़मीन है कोई और कब्ज़ा करके और नौकरी लेकर के बैठा हुआ है। तो मैं सारे एप्लीकेशंस को कलेक्ट कर रहा हूँ जब, और क्योंकि अभी चुनाव है तो वो युद्ध स्तर पे वो काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ एप्लीकेशन कलेक्ट कर रहा हूँ विथ और एलपीसी वगैरह सब लेके कलेक्ट कर रहा हूँ, और इसका एक बड़ा आंदोलन आपको आने वाले दिनों में ज़रूर दिखेगा सर। डॉक्टर साहब एक सवाल है। हेलो डॉक्टर साहब एक सवाल है कि पिछले साल जो घटना आपके परिवार के साथ घटी थी, क्या वो आने वाले कल जो आप जैसे राजनीति में कदम रख रहे हैं, तो क्या उसमें उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकता है? देखिए सच्चाई तो ये है कि ये आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है कि आज सेंट्रल एजेंसियां कैसे काम करती है, और मैं खुद एक एडवोकेट हूँ तो मुझे पता है कि जो चीज़ अदालत में होती है उसको पब्लिकली आप नहीं बोल सकते, मतलब प्रेजुडिस होती है वो, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं हम भी गुण में गेहूँ पिसने वाली बात होती है, हम भी पिसे हुए हैं, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में हमें न्याय ज़रूर मिलेगा, और हमारे पिताजी भी आप लोग के साथ खड़े रहेंगे। नज़ीर भाई, यहाँ पर जिस वक्त एक संवाद कार्यक्रम चल रहा है, इसी बीच में हमारे पास एक वीडियो पहुंची है जहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक वृद्ध इंसान जो कि बीमार पड़े हुए हैं और उनको अस्पताल ले जाने के लिए खटिए को उल्टा करके प्रयोग किया जा रहा है, और उस पर बांस लगा करके प्रयोग किया जा रहा है। उनके परिवार वाले उस बांस को कंधे में लगाकर लेकर के जा रहे हैं अस्पताल में। हालांकि अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो कई सारी तरक्कियां हुई है यहाँ पर मानू में, ये चीज़ हम कह सकते हैं, पर ये चीज़ क्यों देखने को मिल रही है कि बांस लगा करके वो अपने जो भी परिजन है उनको लेकर जा रहे हैं अस्पताल। नेक्स्ट टाइम जब जेपी भाई यहाँ बैठेंगे तो सवाल पूछिएगा। नहीं तो आप कह रहे हैं कि अपील में है, तो आप इन चीज़ों से देखिए नहीं, मैं अवगत हूँ, बहुत बेहतरीन बहुत अच्छे तरीके से अवगत हूँ, और मैं आपको बता दूँ टाटी झरिया विष्णुगढ़ में ऐसी ऐसी जगह है मैडम जहाँ पर 3 घंटे में भी एम्बुलेंस नहीं पहुँचेगा, 3 घंटे में भी एम्बुलेंस नहीं पहुँचेगा। राइट, मैं गलत बोल रहा हूँ सर, गलत बोल रहा हूँ मैं? वहाँ टाटी झरिया और विष्णुगढ़ में एक एम्बुलेंस नहीं है, एक एम्बुलेंस नहीं है मैडम। और यकीन कीजिए अगले 25 दिन में आप सभी पत्रकार बंधु हुए, 25 दिन में मैं वहाँ एम्बुलेंस दे रहा हूँ टाटी झरिया और विष्णुगढ़ में। साथ ही साथ वहाँ मैं एक गाड़ी दे रहा हूँ जो सिर्फ मरीज को हज़ारीबाग और हज़ारीबाग से टाटी झरिया और विष्णुगढ़ पहुँचाने का काम करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मैंने स्वास्थ्य का जो लाचार स्थिति देखा, मैंने उनको एक कंसेशन स्लिप भी दिया है पूरे मांडू विधानसभा में, एक प्रखंड में नहीं पूरे मांडू विधानसभा में एक स्लिप दिया है जो सिर्फ दवा का पैसा लेगा हॉस्पिटल्स, और ना ओपीडी का पैसा लेगा, ना जांच का पैसा लेगा, ना किसी और का, सिर्फ दवा का पैसा लेगा। ये लाचार स्थिति है, तो आज मैं ये अपने स्तर से कर पा रहा हूँ। कल मैं मुझे अगर ताकत मिलती तो शायद मैं सरकार की योजनाओं को कड़ी से कड़ी देखते हुए उसको उन लोगों तक पहुँचा पाऊँगा। थैंक यू। डॉक्टर नज़ीर अंसारी जी, आपका जितने भी सवाल हैं लगभग